এবারে মূল পুস্তক রচনাকারী শ্রদ্ধেয় প্রেমজিৎ মহোদয়, প্রেমজিৎ শিরোহী মহোদয় তার বক্তব্য রাখবেন। তার প্রাক্কালে তার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত দু চার কথা আমি নিবেদন করছি, আমি পাঠ করছি। দার্শনিক প্রেমজিৎ শিরোহী মহোদয় বিজ্ঞান বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অর্জনের পর 11 বছর সন্ন্যাস জীবন অতিবাহিত করেন। এরপর সন্ন্যাস ত্যাগ করে গতানুগতিক জীবনে ফিরে আসেন। দু প্রকার জীবন যাপনকালীন সময়ে বিভিন্ন প্রকার অনুসন্ধান করেন। সেই সব অনুসন্ধানের ভিত্তিতে এই ব্যবস্থা রচনা করেন। এরপর তিনি বক্তা রূপে দেশে বিদেশে বিভিন্ন মঞ্চে এই সাধনাকে পৌঁছে দেওয়ার অভিযান আরম্ভ করেন। তার বক্তব্যগুলিতে অর্থশাস্ত্র, রাজনীতিশাস্ত্র, সমাজশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র এবং মনোবিজ্ঞানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাবেশ ঘটেছে। তার দ্বিতীয় পুস্তকের নাম সম্পূর্ণ জীবন দর্শন, যেখানে তিনি এক নতুন দর্শন শাস্ত্রের সাথে পরিচয় করিয়েছেন। তার আগামী পুস্তকের নাম এক দার্শনিকের জীবনযাত্রা, যেখানে দীর্ঘ অনুসন্ধানকালীন যাত্রাপথের অভিজ্ঞতা এবং তথ্যাবলী সংকলিত থাকবে। এবারে শ্রদ্ধেয় প্রেমজিৎ শিরোহী মহোদয়কে আহ্বান করছি তার বক্তব্য প্রতিপাদনের জন্য, বক্তব্য নিবেদনের জন্য। আসছেন সম্পূর্ণ সমাধান গ্রন্থটির মূল রচয়িতা শ্রদ্ধেয় প্রেমজিৎ শিরোহী মহোদয় আমাদের সমক্ষে তার মূল্যবান বক্তব্য প্রতিবেদন করবার জন্য, প্রতিষ্ঠা করবার জন্য, উপস্থাপন করবার জন্য। শ্রদ্ধেয় প্রেমজিৎ শিরোহী, আপনাকে আহ্বান করছি, প্লিজ। आपका धन्यवाद और आप सभी का दिल से धन्यवाद जो आप इस चीज़ को सुनने के लिए यहाँ पर आए, माधव जी की कॉल पर, माधव सर की कॉल पर। और यहाँ आप सब लोग अभी तक समझ ही गए होंगे कि सुकांत प्रधान जी, माधव रंजन जी और इनकी यहाँ पूरी टीम है जो इस सबको आप तक पहुँचा रही है और आप लोगों को यहाँ तक ये इनवाइट किए। अब इसको समझें, मैं इस व्यवस्था को थोड़ा बताने से पहले इसकी एक पृष्ठभूमि बनाना चाहूँगा जो थोड़ी अलग है, जो तो आपको बताएगी कि अब तक जो आपने सुना है व्यवस्थाओं के नाम पर या दर्शन के नाम पर, उनका जो आधार था और इसका जो आधार है वो बिल्कुल अलग है। उस आधार को मैं थोड़ा रखने की कोशिश करूँगा, थोड़ा डिफरेंस बताने की, ताकि आप भविष्य में भी कभी दूसरी चीज़ों के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो समझ पाएंगे शुरू से ही कि ये थोड़ा कैसे अलग है। अभी तक की जितनी व्यवस्थाएं आई हैं या दर्शन भी जो आया है वो आदमी जैसा है, जैसा पैदा होके आता है उसके हिसाब से नहीं है। आदमी को कुछ और बनाने के लिए है ना। आप जैसे पैदा होते हैं उसके हिसाब से ना तो कोई व्यवस्था आज तक बनी है और ना कोई दर्शन ही बना है। दर्शन क्या बोलता है, आज तक के सारे दर्शन क्या बोलते हैं कि भाई आप यहाँ गलत जगह पे आ गए हैं, अब आपको कुछ ठीक होना है और फिर कहीं किसी ठीक जगह पर जाना है ना। कोई मोक्ष पर, कोई निर्वाण पर, आपको साधु बनना है, माने कोई एक पवित्र आदमी बनना है। हिंदी तो समझ ही लेते ना सब। हाँ जी। तो आपको कोई पवित्र साधु बनना है, आपको अच्छा आदमी बनना है, आपको देवता बनना है, आपको राक्षस नहीं बनना है। इसी तरह की सारी कहानियाँ हैं, इसी तरह की सारी फिल्में हैं,
इसी तरह के सारे उपन्यास हैं, और इसी तरह की हम बात बचपन से सुनते समझते चले आते हैं। पर हम भी वैसे ही प्रयास करने लगते हैं कि भाई अच्छा बनना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, किसी को हिंसा नहीं करनी है, किसी को दुखी नहीं करना, यही बात है ना। लेकिन स्थितियां ऐसी पड़ती हैं कि चोरी हो जाती है, झूठ बोल देते हैं, किसी को मारना पीटना पड़ जाता है, मर्डर भी करना पड़ जाता है, कभी इतना आवेश आ जाता है कि आदमी बलात्कार करने चला जाता है। मतलब सब कुछ होता है दुनिया में, जो भी जिसको भी मना किया जाता है वो सब कुछ होता है। ये सब होने के बावजूद भी तो अभी तक का जो दर्शन है वो मूलतः आदमी को गलत मानता है और उसे सही करने की सारी टीचिंग है उसकी, है ना। आप किसी भी साधु के पास जाओ, अच्छे हो जाओ, साधना करो, जैसे तुम हो वैसे ठीक नहीं हो, है ना, भगवान की पूजा करो या किसी आदर्श को मानो, गांधी जी के रास्ते पे चलो, नहीं इस तरह का यही यही होता है ना। आध्यात्मिक किताबें पढ़ो, अच्छे बनो, यही सब रहता है। ऐसे ही हमारा लिविंग सिस्टम है, हमारे राज्य का जो सिस्टम है, हमारे देश का जो सिस्टम है वो भी ऐसे ही है कि एक सिस्टम बना दिया और अब लोगों को बताया जाता है कि इसके हिसाब से आप जिए, ये वाले कानून आपको मानने होंगे और इस तरह से आपको जीना पड़ेगा। अगर आप नहीं जिएंगे तो आपको उठा के जेल में डालेंगे या जो भी कुछ पनिशमेंट करेंगे। ये पूरा सिस्टम है आज तक का, जो पीछे का जितना भी आप हिस्ट्री उठाएंगे। और जो रिवॉल्यूशन भी हुए हैं वो इससे बहुत अलग नहीं है, इसी को लेके इसी में थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश की गई है। ये जो आप देखते हैं संपूर्ण समाधान व्यवस्था, ये जैसे आप पैदा होते हैं बाय नेचर, ये उनके लिए है ना। आप जो हैं, आपको इतना सा भी नहीं बदलना है, आप जैसे पैदा हुए हैं वैसे, तो ये उनके लिए है। तो ये सिस्टम पहली बार मैंने इस तरह से बनाया है कि आदमी जैसे पैदा होता है, जैसा है वो नेचर उसको जैसा पैदा करती है, वैसा उसे सिस्टम चाहिए ना। सिस्टम हमारे लिए चाहिए या हम सिस्टम के लिए बने हैं? हमारा जन्म सिस्टम को चलाने के लिए हुआ है या चूंकि हम हैं तो हम अच्छे से जी सकें, इसके लिए सिस्टम होता है ना। अच्छा, बताया ऐसे ही जाता है कि सिस्टम लोगों के लिए है, लोकतंत्र लोगों के लिए, बताया ऐसे ही जाता है। लेकिन अगर उसकी संरचना हम देखेंगे तो ऐसी हमारे लिए नहीं होती। नहीं तो हमें चोरी क्यों करनी पड़ती है, हमें झूठ क्यों बोलना पड़ता है? फिर झूठ हम काहे के लिए बोल रहे हैं कि या तो किसी परेशानी से बचने के लिए, या कुछ हमें लाभ हो जाएगा, कुछ हमें मिल जाएगा जो हमें चाहिए, जो हमें सच बोल के नहीं मिल रहा है और झूठ बोल के मिल सकता है, उसी के लिए ना झूठ बोलते हैं। नहीं तो काहे के लिए झूठ बोलते हैं? वही करते ना। इसका मतलब है कि वो सिस्टम उस चीज को आपको सीधे सीधे नहीं प्राप्त करा रहा है, मतलब वो सिस्टम आपके लिए नहीं है। और अभी तक जो सिस्टम की अप्रोच है वो रही है समाज के हिसाब से, वो व्यक्ति के हिसाब से नहीं रही है ना। एक समाज मान लिया कि ऐसे जब छोटे छोटे कबीले थे तो 200-400 लोग हैं भाई एक कबीले में, फिर राज्य व्यवस्था थी तो एक तो 10-20 लाख लोग हैं एक राज्य में। अब आज का देखें तो 135 करोड़ इस देश में है, और किसी में 3 करोड़ है, किसी में 5 करोड़ है, किसी में 30 करोड़ है, ऐसे अलग अलग एक संख्या पूरी देख ली जाती है। और भाई ये सबको जैसे तैसे मेंटेन करना है अब, और ये एक ऐसी व्यवस्था है। अब इसमें जो जैसे प्राप्त कर ले, अपनी कोई भी दांव पेच से लगा लो या जैसे भी मर्जी लगा लो तो ठीक है, कर लो, नहीं कर सकते तो रहो। मतलब सिस्टम ये हेडेक नहीं लेता कि भाई अगर किसी को कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर मुझ में कुछ कमी है तो इसको कुछ ठीक कर लिया जाए, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी को बोला जाता है कि तुम आलसी हो, तुम काम नहीं करते। जबकि समाज जो सरकार है वो रोजगार नहीं दे पा रही है, तो वो आदमी काम कहाँ जाके करेगा? पैसे नहीं आएंगे तो कैसे जिएगा? तो फिर चोरी चकारी करने के अलावा उसके पास उपाय क्या बचा? अब चोरी चकारी करेगा, वो पकड़ा गया तो उठा के डाल देंगे, बोले तुम आदमी खराब हो। भाई उसने चोरी किस बात के लिए की आप बताओ ना? जीने के लिए तो की, अपने बीवी बच्चों को, अपने माता पिता को उनकी सेवा करने के लिए की ना, कि वो अच्छा खाना खा सकें, अच्छे घर में रह सकें, अच्छी सारी सुख सुविधाएं ले सकें।
नहीं तो वो जो पैसा चुराता है उससे वो क्या खरीदता है सुख सुविधाओं के अलावा? कुछ भी नहीं ना। पैसे से सुख सुविधाएं तो आती हैं बस, तो वो उन्हीं की तो चोरी करता है। तो क्यों करता है? क्योंकि वो सुखी रहना चाहता है, क्योंकि मौजूदा सिस्टम उसको ये दे नहीं पा रहा है। तो अब तक के जितने सिस्टम बने हैं वो आदमी के हिसाब से नहीं है जैसा आदमी है, और इसी वजह से दर्शन भी ऐसे नहीं है। दोनों आदमी को सुधरने की बात बोलते हैं कि आप सुधरो, आप ठीक नहीं हो, आप सुधरो, आप ठीक नहीं हो, आप में कुछ कमी है। और ये बात जब हम अपने तल पर देखते हैं तो हमें समझ में भी नहीं आता कि भाई हम में क्या कमी है, क्योंकि खुद को तो पता है ना हमने झूठ क्यों बोला था। दूसरा तो कुछ भी समझे, हमें पता है हमने झूठ क्यों बोला, हमने चोरी क्यों की, हमने किसी को पीटा क्यों, या किसी की टांग क्यों काटी, या किसी का मर्डर क्यों किया, या किसी को दुश्मन क्यों बनाया, या किसी के दुश्मन क्यों बन गए हम। यही तो सब चीज़ें हैं। तो पहली बार ये सब चीज़ें, क्योंकि मेरा जीवन भी उसी तरह जिया है जैसे आप सब भी जी रहे हैं, तो मुझे ये सवाल उठे कि गड़बड़ कहाँ है, गलती कहाँ है, परेशानी कहाँ है। तो मैंने उसको अपने पूरे जीवन में खोजा। उसके लिए मैं 10-11 साल साधु भी रहा कि मुझे कोई ऐसा आदमी मिले जिसने इस तरह से दुनिया को देखा हो और समझा हो, मुझे कारण निवारण बता सके। तो मुझे कोई मिला नहीं। फिर जब मैं साधु से वापस लौट आया तो मुझे ये मेरे सवालों के जवाब खुद से ही मिलने लगे, और फिर मैंने उसके आधार पे ये किताबें जो हैं आपको, जो आप दोनों देख रहे हैं, ये लिखी। ये जीवन दर्शन की किताब है जो आपको बताती है कि आप जैसे हैं ठीक हैं, और जैसे हैं वैसे ही क्यों हैं ये भी बताती है, और वो ठीक क्यों है ये भी बताती है ना। तो आप में किसी में कोई कमी नहीं है। ये किताब बताती है कि आप जैसे हैं, आपको जो चाहिए सारे जीवन को मिलेगा कैसे, जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं वो जी कैसे पाएंगे, वो कैसे संभव होगा। ये संपूर्ण समाधान उस बात के लिए पूरी की पूरी व्यवस्था है इसमें, पूरा संवैधानिक पूरा सिस्टम है। वो चाहे राजनीतिक मॉडल हो, चाहे आर्थिक मॉडल हो, शैक्षिक मॉडल हो, आपका पारिवारिक मॉडल हो, ये पूरी दर्शन की किताब है, सारा कुछ। तो अब इसे हम थोड़ा समझें, थोड़ा सा एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊं कि आज तक की व्यवस्था में प्रॉब्लम क्या रही है। आप आज भी देखते होंगे कि आप अपने परिवार को जैसा अच्छा घर देना चाहते हैं वो इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, या कोई और कारण आपको नजर आता है। अगर कल को ही आपके पास में 10 करोड़ रुपए हों तो घर खरीद लोगे कि नहीं खरीद लोगे? है ना, बने हुए हैं ना ऑलरेडी, खरीद लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई रिसोर्सेज कम नहीं पड़ेगा, कोई नहीं बोलेगा कि अरे तुम तो वेस्टेज कर रहे हो, अरे तुमको कैसे मिलेगा। नहीं, बस पैसे होने चाहिए आपके पास, आपको मिल जाएगा, है ना। सारी सुख सुविधाएं आप उसमें डाल सकते हैं, एसी, बड़ा टीवी और ओवन और हर चीज जो भी कुछ घर में चाहिए होता है सब डाल सकते हैं। बाहर भी सारी सुख सुविधाएं कर सकते हैं, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, सड़कें हो, पानी हो, बिजली हो, सब हो सकता है, क्योंकि वो भी सब पैसे से ही होता है कि नहीं होता है। तो अब आप सोचिए कि अब आपके पास पैसे क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है। तो इसके बड़े बड़े 2 कारण हैं। एक, या तो आपके पास जॉब ही नहीं है, क्योंकि पैसा तो कोई ना कोई जॉब से ही आता है ना आज के सिस्टम में। तो या तो आपके पास जॉब ही नहीं है, या जॉब है तो 10, 5, 20 हज़ार की है, मतलब लो सैलरी जॉब है, कम सैलरी आपको मिलती है, 10, 20, 30 जो भी है। लेकिन आज का जैसा खर्चा है, जैसी महंगाई है, उसमें कम से कम 1 लाख के ऊपर हो तो आदमी थोड़ा ठीक से जी सकता है ना, 1 लाख के ऊपर। अब लेकिन 1 लाख के ऊपर तो कितने लोगों की तनख्वाह है या कितने लोगों की अर्निंग है? मुश्किल से 10% लोगों की अर्निंग है। अब ये क्यों है, इस बात को हम समझें, इसी में सारा कारण है। क्योंकि कारण जो है, ना वो कोई सरकार है, ना कोई प्रधानमंत्री है, ना कोई मुख्यमंत्री है, ये सिस्टम की कमी है कि सिस्टम खराब है। इस वजह से, जैसे अभी इस कैमरे के अंदर कुछ खराब हो जाए तो ये रिकॉर्ड नहीं करेगा, तो इसमें ना आपकी कमी होगी, ना मेरी कमी होगी, ना इसके साथ कोई रिकॉर्ड करने वाला आता उसकी भी कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि सिस्टम खराब है। वो क्या करेगा? नहीं। तो
अब आपको रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है, वो भी 1 लाख से ऊपर वाला? इस बात को समझे कि आज की जो अर्थव्यवस्था है वो मांग कितनी होगी उसकी आपूर्ति पर निर्भर है। कि अगर आप मांग करेंगे तो कोई बनाने वाला सोचेगा कि भाई मैं बना के रख दूं, बिक जाएगी चीज़, तो आदमी खरीद लेगा, तो उसे फायदा हो जाएगा, उसे जो होना है। लेकिन उसे पता है कि 90% के पास तो पैसा नहीं है ना। उनके पास आंकड़े होते हैं ना कि मेरी कितनी संख्या में चीज़ बिक सकती है, एक अनुमान होता है, उस आधार पे वो बना के मार्केट में भेज देता है। दुकानदार भी उसी आधार पे लाके अपने गोदाम में रख लेता है, उसे पता है डेली कितनी बिक जाती है, क्या मांग है। तो अब मांग ही नहीं है क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, तो मांग कितनी होती है? थोड़ी होती है, बाजार में थोड़ी होगी ना। अब थोड़ी होगी तो जो बनाने वाला है वो थोड़ा बनाएगा कि ज़्यादा बनाएगा? थोड़ा ही बनाएगा ना। अब वो थोड़ा बनाएगा तो रोजगार कितना पैदा होगा? भाई थोड़े लोगों की जरूरत पड़ेगी ना, अब थोड़ा सा ही काम करना है तो वो थोड़ी वैकेंसी क्रिएट करेगा, बोलेगा खाली 10 लोगों की जरूरत है, आ जाओगे। अब लोग हैं ज़्यादा तो वहाँ ज़्यादा लोग पहुँच जाएंगे जॉब करने, तो वो बोलेगा इतने सारे लोग आ रहे हैं, बोले 10,000 में करना है तो बोलो, नहीं तो भागो। क्योंकि भाई आज का सिद्धांत है ना कि अगर करने वाले ज़्यादा हैं और काम कम है तो आपका जो श्रम का मूल्य है वो मिनिमम हो जाएगा, है ना। इसलिए कम सैलरी मिलती है और इसीलिए सबको जॉब नहीं मिलती, क्योंकि 10 ही लोगों की जरूरत है, बाकी लोग घर बैठे। ऊपर से टेक्नोलॉजी आ गई है तो एक मशीन 10 आदमी का काम करती है, तो ऐसे भी रोजगार कम हो गया। अब आप बताओ इन दोनों चीज़ों में कि जब रोजगार कम होगा तो लोगों की आय कम होगी कि ज़्यादा होगी? लोगों की इनकम कम होगी ना। जिसको जॉब नहीं मिली उसकी होगी नहीं, और जो 10,000 20,000 में कर रहा है उसकी कम इनकम होगी क्या नहीं होगी? जब कम आय होगी तो उससे फिर से वो मांग कम करेगा, क्योंकि भाई 10-20 हज़ार है तो उसी में घर चलाओगे ना। इसमें से 2-4 हज़ार भविष्य के लिए भी रखोगे कि पता नहीं बीमार पड़ जाए, कुछ हो जाए, बच्चे की शादी करनी है, बड़े बच्चे हो गए तो फिर उनकी एजुकेशन भी करनी है, इस सब के लिए भी। तो इससे मांग कब करोगे? बाद में। वो अभी उसको रख लोगे, अभी मांग ही नहीं करोगे तो ऐसे भी कम मांग होती है। तो अब आप खुद ही बताओ मुझे कि जब तक ये अर्थशास्त्र है तब तक क्या 10% से ज्यादा लोगों के लिए मार्केट पैदा कर सकता है क्या? क्योंकि केवल 10% लोग हैं कि वो जो मांगना चाहे मांग सकते हैं। उनके पास या तो उतना पैसा है जितना उन्हें चाहिए या उससे ज्यादा है ना। उससे ज्यादा भी हो तो वो मांगेंगे नहीं, क्योंकि एक आदमी जितना खा सकता है उतना ही खाएगा, जितने घर में रह सकता है उतना ही रहेगा, एक समय में एक ही गाड़ी में चलेगा नहीं। बाकी जो पैसा है वो इधर उधर ऐसे ही खरीद कर रखेगा भविष्य के लिए कि कभी काम आ सकता है। वो भी मांग नहीं करेगा एक लिमिट से ज़्यादा, तो वो भी मांग नहीं कर रहा। 90% लोग मांग कर नहीं पा रहे क्योंकि पैसा नहीं है। तो अब पूरे देश में जो मांग होगी वो कितनी सी होगी भाई? 10% की मांग होगी पूरी, और 90% में समझ लो कि कुल मिला के अगर उसको लगाया जाए तो 10% और लगा, है ना, सबकी मिला के उनके बराबर, तो टोटल मांग कितनी होगी? 20%। तो 80% तो मांग ही नहीं हो रही है, तो प्रोडक्शन भी 20% ही होगा ना। नहीं तो ज़्यादा बना के कोई क्यों रखेगा? उसको तो लॉस हो जाएगा, बिकेगा नहीं। अब आप मुझे बताइए कि इस विषय सर्कल में से जब तक ये अर्थशास्त्र है, क्या कोई भी प्रधानमंत्री चाहे वो कितना ही भी ईमानदार हो, क्या वो इकोनॉमी को 20% से ऊपर ले जा सकता है क्या? नहीं ले जा सकता ना। पॉसिबल है क्या इस अर्थशास्त्र को रखते हुए कि आप पैसे के बिना मांग नहीं कर सकते, और पैसा बिना रोजगार के आता नहीं है, और बिना मांग के रोजगार मिलता नहीं है? ये परेशानी आप समझ रहे हो? तो जब तक ये ऐसा रहेगा, क्या सारे लोग अमीरी का जीवन जी सकते हैं क्या? 10% लोग अमीरी का जीवन जिएंगे इसमें, और 10% लोग मध्यम, जिनको रोजगार मिल जाता है लो सैलरी का, ठीक, वही मांग करते हैं, उन्हीं के लिए मार्केट होता है, बाकी लोग केवल वोट करने के लिए होते हैं।
इस व्यवस्था को और सारी चीज़ों को जो वोट कर रहे हैं वो तो सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन ये इकोनॉमी चल किन के लिए रही है? केवल 10% के लिए पूरी तरह से चल रही है और 10% के लिए आंशिक रूप से चल रही है, और बाकी तो बाहर है। बाकी तो सरकार फ्री में कुछ दाल चावल आटा दे दे, या कोई एनजीओ आपको कंबल दे जाए या कुछ कर जाए, या सरकार आपको जो है कहीं रहने दे, अच्छा चलो आप यहाँ फुटपाथ पे रह जाओ वगैरह वगैरह, ऐसे जीवन कटेगा। तो जब तक ये अर्थशास्त्र नहीं बदलेगा, कोई भी सूरत है क्या सरकार चाहे अपना सिर पटक ले कुछ कर सकती है क्या? कोई भी, कोई मोदी, मनमोहन सिंह, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं क्या? वो चाहे स्त्री प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे पुरुष प्रधानमंत्री बन जाए, कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी जो काम करते हैं उसका बजट बनता है, और बजट बनाते हैं कि जितना पैसा सरकार को टैक्स में मिलता है, तो सरकार को टैक्स भी कम ही मिलेगा ना। जब 20% इकोनॉमी है तो फिर टैक्स भी तो 20% के हिसाब से ही होगा, 100% के हिसाब से तो नहीं होगा। तो सरकार भी गरीब होगी, तो गरीब होगी तो सबके लिए कैसे सड़क बिजली पानी बनाएगी? नहीं बना सकती। सबके लिए स्कूल नहीं दे सकती, सबके लिए हॉस्पिटल नहीं दे सकती, सबके लिए जिम नहीं दे सकती, सबके लिए पार्क नहीं दे सकती, सबके लिए घर नहीं दे सकती, नहीं कर सकती ना। तो समस्या है, ये मेन समस्या जो है, और ये आज तक की समस्या रही है, क्योंकि पीछे से लेके जितनी हिस्ट्री हमारे पास है, ये जो अर्थशास्त्र रहा है ये ऐसा ही रहा है। बार्टर सिस्टम भी यही अर्थशास्त्र था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, एक वस्तु मुद्रा का ही काम करती थी, है ना, बदले में दी जाती थी। तो वो भी यही सिस्टम है, एक वस्तु जो है वो पैसे का काम करती है उसको बदले में जाने के लिए। तब आप बताइए, खूब सोच लीजिए आप, अगर किन्हीं को लगता है कि नहीं ऐसा हो सकता है, या पैसा रखते हुए कुछ हो सकता है, क्योंकि पैसा रखने का मतलब है कि वहाँ मूल्यांकन होने लगेगा। अगर आपने पैसा रखा सिस्टम में, तो जो सिस्टम है यही होगा। कोई बोले कि नहीं मैं पैसा भी रखूंगा लेकिन इसमें मैं कुछ कर लूँगा, कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसकी वजह है क्योंकि इस पैसे का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, ये जो सिस्टम है इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। हर एक आदमी तो अलग अलग ढंग से बिहेव करता है, व्यवहार करता है। अब आप किस फॉर्मूले से तय करोगे कि सफाई कर्मचारी का जो श्रम है उसका मूल्य ये होना चाहिए और डॉक्टर का जो श्रम है उसका मूल्य ये होना चाहिए? ये किस आधार पर तय कर सकते हैं? कोई बेस हो सकता है क्या इसका? नहीं हो सकता ना। कोई तरीका हो सकता है क्या? तो आप सोचिए, आज तक का जो अर्थशास्त्र है वो गणित पर ही आधारित नहीं है। मतलब उसकी जितनी सारी कैलकुलेशन हो रही है वो गणित पर आधारित ही नहीं है, वो बेस ही नहीं है। वो किस पर आधारित है कि मेरे और आपके बीच में जो डील हो जाए। मैं कहूँ कि मेरे यहाँ काम कर लीजिए, मैं आपको 500 रुपये दूंगा, आपको बोलोगे नहीं नहीं मुझे तो 2000 रुपये चाहिए। मैं बोलूँगा नहीं 600 में करना है तो करो, नहीं तो जाओ। ये क्या हो रही है? ये कोई गणित है क्या? ये गणित हो रहा है कि मांडवाली हो रही है बीच में? और इसमें शोषण किसका होगा? जो कमजोर होगा उसका शोषण होगा। भाई पहलवान तो बैठा है ना इधर, तो जिनको काम करना है आइए। अब आप नहीं करोगे, दूसरा आके 500 में कर देगा। अब आप सोचोगे यार ये तो 500 भी गए हाथ से, तो आपको मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि पीछे आपको घर चलाना है, अपना जीवन चलाना है। तो आप मजबूर हो जाएंगे थोड़े पैसे में काम करने के लिए, अपना अवमूल्यन कराने के लिए। ऐसे तय हो रहा है, ऐसे मूल्यांकन तय हो रहा है, और ऐसे ही वस्तु भी तय हो रही है। यही मोबाइल 2 महीने पहले 50,000 का होता है और 2 महीने बाद में 25,000 का हो जाता है। कैसे हो जाता है? आप बताओ। मतलब 2 महीने के बाद में इसमें श्रम नहीं लगता क्या? लगता है कि नहीं? तो ये कैसे हो जाता है? ये ऐसे हो जाता है कि दूसरे अच्छे मोबाइल आ जाते हैं इससे अच्छे, इसे फिर कोई 50 में खरीदेगा नहीं, और उन्होंने गलती से ज़्यादा बना लिए हैं, तो अब वो जो है वो फैक्ट्री रेट पे निकाल देते। भले नुकसान होने से अच्छा है कि जो आ जाए सो ठीक है। ऐसे करके इकोनॉमी चल रही है। ये कोई गणित है क्या? आप बताओ मुझे, कहीं भी गणित है इसमें? भाई गणित तो ये होता है ना कि आपने 8 घंटे काम किया तो भाई 1 घंटे का काम का मतलब हो गया कि 1000 रुपये, है ना, तो 8 घंटे मतलब 8000।
तो अब 8 घंटे कोई भी आदमी काम करे तो 8,000, तो ऐसा करके गणित होता है। मतलब एक स्टैंडर्ड होता है, उसमें एक सूत्र होता है ना, एक फॉर्मूला होता है। ऐसे नहीं होता ना कि मैं और आप बैठ के कुछ भी तय कर रहे हैं ऐसे करके। तो आज तक का जो अर्थशास्त्र है वो गणित पर ही आधारित नहीं है, वो मजबूरी पर आधारित है कि कौन किसको मजबूर कर ले। जो मजबूर हो जाएगा वो गरीब रहेगा, और जो मजबूर करने वाले स्थिति में चला जाएगा वो शोषक हो जाएगा। उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि है ही ऐसा। भाई वो भी चाहता है ना कि मेरे पास में ज़्यादा पैसा हो तो मेरे घर वालों को अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, मेरा भविष्य अच्छा होगा। यही तो सिखाया जाता है स्कूल में कि भाई बड़े बनो, ज़्यादा पैसे कमाओ, यही तो किया जाता है। फिर दूसरी तरफ ये भी बोला जाता है कि अच्छे बनो। अब अच्छे कैसे बन जाएंगे? दूसरे का शोषण करके ही तो कमा सकते हैं, अच्छे बन के कैसे कमा लेंगे? तो ऐसे विरोधाभास इस पूरी दुनिया में ऐसा विरोधाभास रहता है आज की दुनिया में। अब आप इसको सोचें कि इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आप किताब पढ़ेंगे तो इसमें ये सारा दिया है डिटेल में कि ये और सारी क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको खाली शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन ये है कि मांग पर से पैसा हटा दीजिए, क्योंकि पैसे की वजह से ही तो मांग नहीं कर पा रहे ना, यही तो प्रॉब्लम है। तो पैसा हटा दिए, और चूंकि पैसा रखेंगे तो फिर पैसे से ही मांग होगी, नहीं तो पैसा रखेंगे काहे के लिए? पैसा रख रहे हैं इसीलिए ना कि भाई इससे मांग कर लो। तो पैसा रखोगे तो ये समस्या आएगी, ये मजबूरी वाला हिसाब किताब रहेगा। तो अब क्या तरीका है? ये तरीका है कि भाई पैसा हटा दो। अच्छा, हटा दिया, अब क्या होगा? पैसा हटा के क्या होगा कि अब आपको जो मांगना है मांग लेंगे, क्योंकि अब कोई मजबूरी नहीं बची। अब आपको जेब नहीं देखनी पड़ेगी, अपना बैंक नहीं देखना पड़ेगा कि पैसे हैं कि नहीं है, क्योंकि सामने वाला भी नहीं मांग रहा। अभी तो ये बता देता है कि अच्छा कितने की किताब मिलेगी? भाई ये 300 रुपये की है। 300 रुपये की, अच्छा जेब में है कि नहीं है तो आप मांग कर लोगे, नहीं है तो नहीं मांग कर सकते। लेकिन उस सिस्टम में पैसा ही नहीं है, आपको किताब चाहिए, बस आपको मांग करनी है और पहुंच जाएगी। अब कैसे पहुंच जाएगी वो देखते हैं। नहीं तो आदमी ये सवाल उठाता है कि अब बिना पैसे के कैसे मिल जाएगी, बिना पैसे के कैसे पहुंच जाएगी, क्योंकि आज वो ऐसा ही देखता है। तो सोचो कि हमने पहले वाले स्टेप को सॉल्व कर दिया। क्या कर दिया? वहां से पैसा हटा दिया। तो पैसा हटाने से क्या हुआ कि आपकी जो रुकावट थी वो दूर हो गई। अब आप जो सिस्टम है उससे मांग लोगे कि भाई मुझे किताब चाहिए, मुझे टेबल चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे लाइट चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सब कुछ मांग लोगे। तो अब आपने मांग कर ली, तो पहला जो स्टेप है अर्थशास्त्र का कि सभी लोग उतनी मांग कर सकें जितनी के उन्हें करनी है, जितनी के वो उनको लगता है कि जरूरत है। 4 आदमी, जो 4 रोटी खाने वाला आदमी है वो 4 रोटी की मांग कर ले, और जो 40 खाने वाला है वो 40 की मांग कर ले, क्योंकि हम बराबर भी नहीं कर सकते। अगर बराबर कर दिया पैसा रख के तब भी समस्या है। जैसे सबको 1 लाख रुपए की सैलरी दे दी, अब एक आदमी तो 4 रोटी खाता है, तो वो तो 1 लाख रुपए खर्च करेगा नहीं करेगा ना। और एक आदमी 40 रोटी खाता है, तो अगर हमने 40 रोटी के हिसाब से सैलरी रखी तो 4 रोटी वाले के पास तो पैसा बचेगा, हर महीने बचता जाएगा। तो वो क्या करेगा? वो अनबैलेंस क्रिएट करेगा। नहीं भाई, वो क्या करेगा उस बचे हुए पैसे का? कहीं कुछ खरीद कर डाल देगा, यही तो काम करेगा, और इकोनॉमी रुक जाएगी, क्योंकि उस चीज को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे आज आप 10,000 रुपए जेब में लेके घूमते रहे 10 साल, तो ये 10,000 रुपए ब्लॉक हो गए, क्योंकि आज पैसे से ही मांग होती है, और 10,000 रुपए आपने मार्केट में से अपने जेब में डाल रखे हैं और आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो क्या होगा कि इस 10,000 से जो मांग होती फिर होती वो नहीं हो रही है, तो इकोनॉमी क्या हो गई? स्लो पड़ जाएगी, उतनी कम इकोनॉमी हो जाएगी। इसलिए बराबर भी नहीं कर सकते। बराबर जो लोग बोलते हैं ना समानता करते हैं, तो ये गलत बात रहती है उस तरह से, क्योंकि हर आदमी अलग तरह का है। कोई आदमी गोभी खाता है, कोई आदमी बैंगन पसंद करता है, नहीं कोई आदमी थोड़ा इस तरह से, कोई आदमी उस तरह से, तो सबका अलग अलग रहता है। तो वो समस्या भी इससे सॉल्व हो गई कि भाई आपको जो चाहिए आप मांग लो। अब आपको 40 रोटी चाहिए तो 40 मांग लो, 4 चाहिए तो 4 मांग लो, ठीक। ये भी समस्या खत्म होगी ना इस वाले सॉल्यूशन में। अब इसको सोचिए आप,
अब सेकंड स्टेप आएगा कि अच्छा मांग तो कर ली है, भाई मिलेगा कैसे, देगा कौन, है ना। आज तो एक सिस्टम बना हुआ है कि आपने मांग की, वो उनको अंदाजा है कि इतनी मांग हो जाती है, तो वो बना के पहले इन्वेस्ट करके रिस्क लेके और बना के रख लेते हैं, और वो ऐसे ऐसे चलता रहता है। कभी किसी को लॉस भी होता रहता है, कभी किसी को फायदा भी होता रहता है ना, मार्केट में ऐसा होता रहता है। अब इसमें क्या होगा कि ये पूरी सेंट्रलाइज एक सिस्टम है। सेंट्रलाइज कैसे है कि इसमें ह्यूमन रिसोर्स, माने कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई ये है ह्यूमन रिसोर्स, और प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स जो है जिनसे वस्तुएं बनती हैं, वो दोनों होंगे उस सिस्टम के पास। माने इसमें प्राइवेटाइजेशन नहीं है, क्योंकि हमें तो प्रोडक्ट और सर्विस चाहिए ना, जगह का हम क्या करेंगे, नहीं, हमें तो ये चाहिए, ये लाइट चाहिए, ये पंखा चाहिए, घर चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, इलाज चाहिए, शिक्षा चाहिए, हमें तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चाहिए, वो हमें सुखी करते हैं। हमारे पास 1 करोड़ बीघा की लैंड है और उसमें कुछ नहीं होता है, तो हमें थोड़ी सुखी करे, क्या करेंगे उसका। हमें क्या सुखी होता है, प्रोडक्ट और सर्विसेज, और इन्हीं की हम मांग करते हैं। बाकी चीजें तो हम ऐसे रख लेते हैं भविष्य के लिए कि भाई चलो इन्हें बेच देंगे, तो फिर हम कुछ खरीद लेंगे। खरीदेंगे क्या, प्रोडक्ट और सर्विसेज, वही चाहिए हमें। तो इस व्यवस्था में हर आदमी को ये राइट रहेगा कि उसे जो चाहिए वो ऑनलाइन, क्योंकि ये पूरी ऑनलाइन व्यवस्था है, तो वो ऑनलाइन अपना लिस्ट में से उसे जब कोई जो चीज़ चाहिए थी रहेगी वो लगातार अपना ऑर्डर करता रहेगा बिना किसी रुकावट के। ये मांग चली जाएगी सिस्टम के पास में, माने व्यवस्था के पास में, जो लोग उसमें लगे हुए हैं इन्हीं में से, क्योंकि ये पूरी सामाजिक व्यवस्था है और इसमें सत्ता की जो पावर है वो 24 घंटे जनता के पास है, किन्हीं नेताओं के पास नहीं है। इसे थोड़ा मैं बाद में बताऊंगा, अभी इसलिए बता दिया कि आपको ये सवाल ना उठे कि अच्छा फिर तो वो लोग तो कब्जा कर लेंगे ऐसा करके जो कि व्यवस्था चलाएंगे। तो आपकी मांग चली जाएगी व्यवस्था के पास, और व्यवस्था से वो मांग वहां चली जाएगी जहां जहां उसका प्रोडक्शन होता है ना। सब कुछ लिंक है, सारी फैक्ट्रियां, सारे खेत, सब कुछ, जो भी कुछ प्रोडक्ट और सर्विस पैदा होता है वो सब इनके पास है। तो जो मांग पहुंचेगी उस मांग के हिसाब से वो 10% 20% ज़्यादा का प्रोडक्शन की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि कुछ तो खराब भी हो सकता है, रास्ते में जाता जाता कुछ हो जाता है और डैमेज हो जाता है। तो उस तरह से वो उसकी व्यवस्था करेंगे, और जहाँ से मांग आई होगी वहाँ की आपूर्ति का उसका प्रबंधन कर देंगे, क्योंकि आपूर्ति करने में भी लोग लगे होंगे कि भाई ये चीज़ बन गई, अच्छा ये वहाँ से उसका तो आप पहुँचा दो, वहाँ पे उस नगर में उस आदमी के यहाँ पहुँचा दो। जैसे अभी कुरियर वाला आता है, अब आप देखो, तो अब इसमें ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स व्यवस्था के पास है, मांग आप कर रहे हैं, व्यवस्था उसका निर्माण कर रही है, और जहाँ से ऑर्डर आया वहाँ उसको पहुँचा रही है। इसमें कहीं भी कोई पैसे की ज़रूरत है क्या, मांग करने के लिए भी ज़रूरत नहीं है, और आप जो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे होंगे उनको सैलरी भी नहीं लेनी है, क्योंकि उसका क्या करेंगे जब ऐसे ही मिल रहा है सब, नहीं। अब जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए वो ले लेगा। अब ना किसी के श्रम का मूल्यांकन करने की जरूरत है, न वस्तु का, नहीं है ना। तो अब आपको जितना चाहिए आप ले लीजिए, आपको जितना चाहिए आप मांग कर लीजिए। ये भी नहीं झंझट रहेगा कि अरे उसने मुझसे ज्यादा मांग कर ली, क्योंकि ये तो आज रहता है, क्योंकि आज मिल नहीं पाता इसलिए ऐसा सोचते हैं। तब तो आपने इतना ही देखना है कि मुझे जो चाहिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मिल रहा है तो बढ़िया है, नहीं मिल रहा है तो आप शिकायत करेंगे, बोलेंगे भाई ये क्या गड़बड़ है, क्यों नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए इसमें एक प्रावधान है कि जब भी, जैसे आपने एक ऑर्डर कर दिया और वो समय से आप तक नहीं पहुंचा, है ना, कोई बात होगी कुछ होगी, तो आप उसका एक रिव्यू मारेंगे, क्योंकि उसका एक हैप्पी इंडेक्स आएगा आपके मोबाइल पे कि भाई ये आपको मिल गया। जैसे 4 दिन का समय था तो 4 दिन के तुरंत बाद जैसे ही समय खत्म होगा तभी आ जाएगा आपको प्रोडक्ट मिल गया, तो आप उसमें जो रिव्यू करना चाहें करते हैं। नहीं मिला तो भी बता दें कि नहीं मिला, डिले हो गया, भाई क्या क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो होगी ये आपकी वोट होगी, और अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं, चाहे प्रोडक्ट आ गया है तो उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है, या कोई भी दूसरी प्रॉब्लम है या आया ही नहीं है, तो आप एक उस पर उसका रिव्यू मारेंगे और वो रिव्यू आपकी वोट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वोट।
आज तो केवल रिव्यू माना जाता है, आज वोट नहीं माना जाता। वो उस समय पर आपकी वोट माना जाएगा, और ऐसे 10% वोट किसी भी एक सर्विस अथवा प्रोडक्ट के बारे में हो गए तो उस व्यक्ति की सर्विस सीज हो जाएगी, या वो प्रोडक्ट जो संस्थान या उसके लिए जो उत्तरदायी है उसकी सर्विस स्थगित हो जाएगी। उसकी जगह जो एडिशनल आदमी है वो उसकी जगह ले लेगा ऑटोमेटिक ही, और उस पर कमेटी बैठ जाएगी पीछे से कि कहाँ प्रॉब्लम है, सिस्टम में प्रॉब्लम है कि कोई ह्यूमन एरर हुआ कि क्या हुआ, तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करके दोबारा से ऐसा ना हो उसका इंतजाम कर देगी। ऐसे करके ये व्यवस्था अपने आप में एक ऑटो प्रोसेस में रहेगी। तो इससे आप देख सकते हैं कि क्योंकि वोट की ताकत होती है, तो 10% वोट ना हो जाए नेगेटिव, वो व्यक्ति या वो डिपार्टमेंट पहले ही इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा समय से पहले, जब तक 10% नहीं पहुंच जाता है ना। वो कर लेता है तो ठीक है, फिर आप अपना रिव्यू चेंज कर देंगे, मतलब अपनी वोट दूसरी पॉजिटिव डाल देंगे। नहीं कर पाता है तो ये बड़े सिस्टम के पास चली जाएगी, वो वहाँ थोड़ा ज़्यादा समझदार या ज़्यादा थोड़ा सा इन चीज़ों को समझने वाले लोग होंगे, तो वो इसको देखेंगे और सॉर्ट आउट करेंगे। या उसके पहले भी वो डिपार्टमेंट उनसे राय मांग सकता है कि हमसे सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, आप आके जो है इसको देख लीजिए, तो भी वो आ जाएंगे। एक पर्टिकुलर टाइम होगा, तब तक ये कर सकते हैं, या ये मांग रहे राय तो मिल जाएगी, नहीं तो तब तक वो आ ही जाएंगे 100%। इस तरह से सारे सिस्टम की ताकत किसके पास रहेगी? हाँ, उपभोक्ता के पास रहेगी, एज ए उपभोक्ता रहेगी। और एज ए उपभोक्ता हर आदमी जो वहां काम कर रहे हैं वो भी जब उपभोक्ता है, उपभोक्ता के हिसाब से रहेगी, काम करने के हिसाब से नहीं। काम करने वालों के पास केवल करने का अधिकार रहेगा, ताकत कोई नहीं। समझ रहे? तो इस तरह से क्या होगा कि राजनीतिक की जो सत्ता की पावर है, जो आज नेताओं के पास रहती है कि नियम बनाते भी वही हैं और चलाते भी वही हैं, दोनों काम वही करते हैं। इस नई व्यवस्था में क्या है कि वो केवल चलाएंगे, बना नहीं सकते नियम। बनाएगा कौन? जनता। मतलब बना के वो जनता में रख देंगे, पास जनता करेगी। तो अगर कोई भी नियम के खिलाफ 10% नेगेटिव वोट हो गया तो नियम खत्म उसी समय, ऑनलाइन उसी समय खत्म। उस पर कमेटी बैठ जाएगी, क्या प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह सब। जब ठीक हो जाएगा तो फिर रखा जाएगा जनता के बीच, और अगर 10% नेगेटिव वोट नहीं आता है तो वो नियम मान लिया जाएगा। मानने के बाद भी अगर उसके खिलाफ 10% नेगेटिव वोट कभी भी हो जाएगा, तब भी वो सीज हो जाएगा, मानने के बाद भी। तो 24 घंटे हमेशा संविधान की जो ताकत है वो किसके पास रहेगी? जनता के पास में। तो इसमें हमेशा जनता ही सेंटर में रहेगी। तो 100% डिसेंट्रलाइजेशन है पावर, मतलब हर आदमी के पास है सेम पावर। अब आप इसको समझिए, आपको जो चाहिए आपको मिल रहा है, काम भी आपको आपके हिसाब से मिल रहा है, आपकी जो योग्यता होगी उसके अंदर में जो आपका इंटरेस्ट आता होगा वो आप बता ही देंगे। व्यवस्था को आपसे पूछ लेगी आपको किन किन चीज़ में इंटरेस्ट है, जो आपकी योग्यता में आते हैं आप बता देंगे। तो व्यवस्था मैक्सिमम होगा कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी वाला या सेकंड प्रायोरिटी वाला ही काम देगी। आपको आपकी इच्छा का काम मिल रहा है, आपको आपकी अपनी इच्छा के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मिल रहे हैं, घर बार सारी फैसिलिटीज मिल रही है। कहीं भी कुछ भी आपके साथ समस्या हो तो आपके पास पावर है वोट की। अब आप बताइए कि वहाँ पे कोई भ्रष्टाचार हो सकता है क्या? क्योंकि पैसा है नहीं है। आपको जो मिलेगा वही सबको ही मिलेगा, जिसको जो चाहिए। तो ना तो किसी को कोई भ्रष्टाचार करने की जरूरत होगी और ना कोई तरीका होगा कि वो कर सके, नहीं, क्योंकि कहीं कुछ भी होगा और 10% नेगेटिव वोट गया और बात खत्म हुई। तो ये ऐसे करके समाधान है। तो ये नया इकोनॉमिक्स, बिना मूल्यांकन वाला, नो मनी। इसमें क्या होगा कि हर आदमी का व्यवहार भी बदलेगा। अब इसमें हर आदमी बराबर ही फील करेगा एक दूसरे के साथ कि जैसा मैं हूं वैसा ही ये है, मैं जैसे जीना चाह रहा हूं जी रहा हूं, जैसे ये जीना चाह रहा है जी रहा है। इसमें एक दूसरे को कॉपी करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, जैसे आज रहती है ना। जैसे आज कोई अमीर आदमी हो जाता है
तो सब लोग उसकी कॉपी करने के चक्कर में पड़ते हैं कि हम भी कॉपी करके अमीर हो जाएं, ऐसे करके, है ना। और पता चलता है कि उसका जो स्वभाव है वो हमारा तो है नहीं है, तो हम उसकी कॉपी करने के चक्कर में खुद परेशान हो जाते हैं। नहीं, जैसे कि भाई हीरो बन के ही ज़्यादा पैसा मिल सकता है, अब एक्टिंग करने का स्वभाव है नहीं है हमारा, अब इस चक्कर में एक्टिंग करने चले गए, है ना, एक्टिंग करने चले गए। अब क्या होगा, अब जो काम में हमारा मज़ा नहीं है, अब वो काम हम करेंगे तो काम करने में मज़ा आएगा कि नहीं आएगा ना। वो तो ऐसे हो जाएगा कि कब यार ये खत्म हुआ मैं घर जाऊँ, और सेट पे भी लेट पहुँचूंगा, 4 बजे आना तो 10 बजे आ रहा हूँ, क्योंकि मज़ा ही नहीं आ रहा है, तो आलसी हो जाऊँगा मैं। बहुत सारे लोग परेशान होंगे उससे, क्योंकि मेरे चक्कर में वहाँ पे इतनी बड़ी यूनिट बैठी है, उन सबका समय खराब हो रहा है। अब वो कुछ कह नहीं सकते बेचारे, क्योंकि गरीब हैं, नहीं कह सकते ना, क्योंकि समझ रहे हैं। माने जब ये व्यवस्था बदलेगी तो आदमी का व्यवहार अपने आप बदल जाएगा। ये जिसको उपदेश दे दे के बदलवाने की कोशिश करते हैं ना, अच्छे हो जाओ अच्छे हो जाओ, गांधी जी का रास्ता चलो, अरे नहीं भाई, अपने ही रास्ते पर रहो, वही आपका अच्छा है। बस सिस्टम ऐसा बना दो कि आदमी अपने रास्ते चल सके। भाई तो अब बताओ, इसमें कहीं भी कोई परेशानी आएगी क्या? आपको जैसा संबंध चाहिए। अच्छा, इसमें संबंधों का भी है। अभी हम देखते हैं कि यार बीवी हमारे हिसाब की मिली थी, बीवी कहती है कि ये पति शादी से पहले जैसा था अभी ऐसा है नहीं है, तो बदल गया है। अब चक्कर ये हुआ होता है कि शादी के पहले झूठ बोला होता है कि एक दूसरे से दोनों ने अपनी जो असलियत होती है, जो स्वभाव होता है, वो बताया नहीं होता है, क्योंकि वो आज के हिसाब से गलत है। जैसे कौन बताता है कि भी मैं कभी कभी झूठ भी बोलता हूँ, कौन बताता है सर? आप पहली बार किसी लड़की से मिलोगे ये सोच के कि ये भविष्य में मेरी पत्नी बने हैं, क्या उसको बोलोगे कि नहीं मैं कभी कभी झूठ भी बोलता हूँ, मैं कभी कभी चोरी भी कर लेता हूँ, मैं कभी कभी चांटा भी लगा देता हूँ? पत्नी भी वो भी नहीं बोलेगी कि मैं कभी कभी टेंशन भी देती हूँ। नहीं बोलेगी ना। तो क्योंकि वहां सब अपना थोड़ा अच्छा अच्छा रखते हैं, जो है वो तो रखते ही हैं, जो नहीं है वो भी रख देते हैं। अब शादी होके दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो अब झूठ तो छिपेगा नहीं, क्योंकि अब तो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं ना, अब तो पता चल ही जाएगा कि क्या क्या होता है। तो अब वो बोलते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, वो बोलता है कि तू भी कहाँ पहले जैसी रही। और बाकी समस्याएं हैं ही, उसको साड़ी चाहिए, आप ला नहीं सकते क्योंकि पैसे नहीं है। उसको बढ़िया घर चाहिए, आप ला नहीं सकते, पैसे नहीं है। अगर बच्चे हो गए तो वो मांग रहे हैं साइकिल चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, पैसे हैं नहीं, ला नहीं सकते। फिर आदमी घर से बाहर रहने लगता है, वो सोचता है कि अंधेरा हो जाए तभी घर जाऊं, बस सो सकूं और सुबह फिर निकल जाऊं। नहीं, फिर उसे लगता है कि ये वाली पत्नी खराब है, बाहर वाली तो ठीक है। वहाँ बाहर वाली क्यों ठीक है? क्योंकि कभी कभी मिलना होता है तो वहां चल जाता है, कौन पूछता है। तो जो व्यवहार है घर के अंदर भी और घर के बाहर भी मित्रों में हमारे खराब हो जाते। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि भाई अब क्या करें, मतलब क्या क्या किया जाए? झूठ नहीं बोले तो बात चलेगी नहीं, बात बनेगी। तो ऐसे करके जब ये व्यवस्था आएगी तो इसमें झूठ बोलने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि सच बोलकर ही आपको मिलना है जो चाहिए आपको। अगर आपको वैसा हम सफ़र चाहिए तो आप वहाँ बताओगे, क्योंकि वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर रहेगा कि आपको जैसी पत्नी चाहिए या जैसा पति चाहिए या जैसा भाई चाहिए या जैसा पिता चाहिए, वहाँ आप कुछ भी बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनसे जन्म लिया है वही माता पिता है। हो सकता है कि कई बार उनसे आपकी मैचिंग नहीं होती, तो माता पिता भी बच्चे बदल सकते हैं और बच्चे भी अपने माता पिता भाई बहन कोई भी रिश्ता का वो बदलाव कर सकते हैं, पत्नी का भी। तो उसका सारा सिस्टम है वहाँ पे। तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि तो आप वहाँ अपनी मांग बताएंगे कि मुझे इस तरह का भाई चाहिए जिसमें ये गुण हों, तो वहाँ गुणों की लिस्ट होगी, तो आप टिक मारेंगे। ये जो मुझे भाई चाहिए उसमें ये वाली बात होनी चाहिए, ये वाली होनी चाहिए, ये वाली होनी चाहिए, जो भी कोई रिश्ता या बीवी या जो भी ये होना चाहिए। तो कंप्यूटर क्या है कि मैचिंग करके, क्योंकि उसके पास सबका डाटा होगा कि आपके क्या गुण हैं, आपका क्या स्वभाव है, आप क्या चाहते हैं, आप कैसे जीते हैं, आपकी
क्या खाने की क्या आपकी इच्छाएं हैं, पीने की क्या इच्छाएं हैं, शौक कैसे हैं, वो सब उसमें होगा। क्योंकि आप मांग तो उसी से कर रहे होंगे ना, तो उसको पता होगा कि कितनी दारू पीता है होगा ना, उसको सब मालूम है ना, उसके पास वो सारा डाटा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्योंकि आप उसी से मांग रहे हो, उसी के थ्रू, तो उसके पास आपका सारा डाटा है, तो उसे मालूम है कि आप कौन हो, और कोई कौन कौन है वो उसे मालूम होगा। तो जैसे आप मांग करोगे उसी हिसाब से वो मैचिंग करके आपको लिस्ट पकड़ा देगा कि इतनी दूरी में इतने लोग हैं जो आप मांग कर रहे हैं ऐसे वाले, तो वो सबको आपकी रिक्वेस्ट भेज देगा। तो वहां भी आपके जैसा जिनको चाहिएगा वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, बस बन गए आप भाई बहन, पति पत्नी, जो भी जिस भी रिश्ते के लिए आपने मांगा बन गए। अब साथ रहेंगे तो अब कुछ छुपाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप हैं वहाँ वैसी ही लिस्ट पहुंची है, और जैसी वो है वैसे ही लिस्ट आपके पास पहुंची है, तो आपको मालूम है, तो ऑलरेडी मैचिंग है, तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, आप नहीं छुपाने की भी जरूरत नहीं है। तो उसको पता है कि भाई इसके इस प्रकार के दोस्त हैं और इसके इस प्रकार के दोस्त हैं, ये ऐसे ऐसे करता है, ये ऐसे ऐसे करती है, वहाँ सब है डाटा सारा, तो आपको पहले से पता, तो आपको जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा, तो रिश्ते भी बढ़िया। अब आज तो कोई तरीका नहीं ना कि हम कैसे ढूंढें कि हमें जो चाहिए वो कहाँ मिलेगा, पता नहीं, क्योंकि हमारे पास डाटा है नहीं और कंप्यूटर के पास भी नहीं, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम बनाया नहीं है अभी तक। तो अब आप सोचिए कि दो ही तो समस्याएं हैं हमारे जीवन में मूल में। एक क्या है कि सुख सुविधाएं हमारे पास में हमारी इच्छा की नहीं है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्लस रिश्ते। अब ये दोनों चीज सॉर्ट आउट हो गई, अब और क्या बचा जिसको आप बोलोगे कि अब इनके अलावा भी कोई समस्या जीवन में रह जाएगी। तो ये जो मैं आपको बताना चाहता था ये यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन आंसर सेशन है। अब आप बताइए, दोनों चीज को लेके बता सकते हैं। जो मैंने आज की व्यवस्था में समस्या बताई, क्या आपको लगता है कि वो समस्या वो नहीं है, कुछ और है? जो समाधान बताया वो समाधान होने के बाद में क्या आपको लगता है कि कोई समस्या रह जाएगी क्या, जो आपके जीवन में पैदा होगी, जिसका समाधान आपको खोजना पड़ेगा? क्या हो सकती है कोई भी? तो ये दोनों बातें को सोच के आप ये सवाल मुझसे जो भी आपको उठे वो पूछ सकते हैं यहाँ पे, तो मैं आप उनके आंसर करने का आपको प्रयास करूँगा। प्लस किसी को ऐसा भी लगे कि नहीं यार ये व्यवस्था कैसे चल जाएगी, मतलब इसको अप्लाई कैसे, ये आएगी कैसे, ये एक छोटा सा और बता दूँ। अभी ये जैसे आप तक पहुँची है ये व्यवस्था, है ना, माधव रंजन जी और सुकांत प्रधान जी, और कल को फिर आप भी इसे आगे पहुँचाएंगे। तो हमारा ऐसा कैलकुलेशन है कि 2027 तक भारत में आधे से ज़्यादा लोगों की सहमति हो जाएगी इसमें। तब तक बहुत सारे सेमिनार होंगे, बहुत सारी चर्चाएं होंगी, ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरह के कॉलेजेस में सेमिनार होंगे। इस पर फिल्म बन रही है, फिल्म बनाने का इसमें चल रहा है, सीरियल्स बनाने का चल रहा है, ताकि लोगों तक जितने तरीके से भी वो समझ सकते हैं ये बात समझें। तो 2027 तक इसमें आधे से ज़्यादा लोग सहमत हो जाएंगे, तो तब एक पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन होगा, जो उसके बाद लोकसभा के इलेक्शन होंगे 2029 में। उसमें आपकी जो ये पार्टी होगी ये उसमें करेगी पार्टिसिपेट। तो अगर 50% से ज़्यादा लोग इसमें वोट करेंगे तो 543 के 43 सांसद आपके आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? वहाँ जाके वो एक नियम बना देंगे। क्या बना देंगे कि भाई पब्लिक को ये अधिकार दिया जाता है संविधान के द्वारा, जो आज का संविधान है उसमें, कि पब्लिक रेफरेंडम से संविधान के अंतर्गत कोई भी नियम बदलना हो या पूरे संविधान को ही बदलना हो तो पब्लिक रेफरेंडम से बदला जा सकता है। मतलब आधे से ज़्यादा लोग अगर संविधान बदलने के लिए पब्लिक रेफरेंडम करते हैं, देते हैं कि हाँ बदल दो, तो फिर बदल जाएगा, और ये रख लो तो वो आ जाएगा। ये वहाँ पे जाके एक नियम बन जाएगा। इस नियम के बाद बनने के बाद में फिर पब्लिक रेफरेंडम होगा भारत में, और उनसे पूछा जाएगा कि ये जो नया संविधान है जो आप तक पहुंचा है ये आना चाहिए क्या, और अभी वाले को रिप्लेस कर दें। तो आधे से ज़्यादा लोग पब्लिक रेफरेंडम में बोलेंगे कि हाँ आना चाहिए, तो इस नियम के आधार पर नया संविधान लागू हो जाएगा।
इसके लिए ना कोई किसी के पैर छूने की ज़रूरत है, ना किसी नेता की जी हजूरी करने की ज़रूरत है, ना उनसे कोई रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ना कोई आंदोलन करने की ज़रूरत है, ना कोई पैदल मार्च करने की ज़रूरत है, ना भारत जोड़ो यात्रा करने की ज़रूरत है। कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ना कहीं दिल्ली मार्च करने की ज़रूरत है, ना किसी से कुछ गलत लहजे में बात करने की ज़रूरत है, ना किसी को क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कारण ही नहीं है। कारण है व्यवस्था, है ना। तो क्या करना है बस कि ये बात लोगों तक पहुंच जाए, समझ जाए, और जब आधे से ज़्यादा लोग समझ जाए तो बस बदल लें। सिंपल सा है ना। कुछ तो कॉम्प्लिकेट है नहीं, सिंपल सा है ना। तो किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी से वैचारिक लड़ने की भी जरूरत नहीं है। सामने वाले को पूरा मौका दो। भाई हमारे पास में इतने सारे मंच है, ओपन मंच, अभी भी 4-5 हमारे पास है। हिंदी में है, बांग्ला में है, पंजाबी में है, रसिया में है, और किस में है? हाँ, वो अभी होने वाले हैं। भारत में 18 के 18 भाषाओं में ये किताब ट्रांसलेट होंगी दोनों। इसके अलावा एक और भी आ रही है, वो भी होगी। ठीक, हर एक भाषा का चैनल बनेगा, यूट्यूब चैनल। उसी भाषा में वहाँ ये सारी चीज़ें डिस्कशन होंगी। अभी व्हाट्सएप पे भी डिस्कशन चल रही है, और कम से कम 50 से भी ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप हैं। वहाँ पर लोग इसके सवाल पूछते रहते हैं, डिस्कशन होती रहती है, शेयरिंग होती रहती है। यूट्यूब चैनल में बहुत सारे लोग देखते रहते हैं। तो अब ये इस तरह से ये लोगों तक जा रहा है। तो वहाँ पे ओपन मंच भी है। कोई भी आदमी बोलता है कि अरे यार क्या बात करो, ये आपका सिस्टम तो बेकार है, हाँ तो कोई बात नहीं सर, आप आइए और इसको आप थोड़ा हमें समझाइए कि ये कैसे बेकार है। अगर आप समझा देंगे तो अच्छी बात है। हम लोग क्यों समय खराब करेंगे? फिर हम लोग समय खराब करना बंद करेंगे, फिर कोई और समाधान ढूंढेंगे। थोड़ा बताइए, या कोई एक आध चीज खराब है तो बताइए, बैठ के उसको ठीक करते हैं, है ना। तो उससे लड़ने की जरूरत, उसको पूरा मौका देना है कि हाँ जो सिस्टम है इसमें आप कहीं भी कोई भी गलती निकाल सकते हैं, तो प्लीज निकालिए। आपका एहसान होगा हमारे ऊपर, आप निकालिए, है ना। अगर वो आता है डिस्कशन करता है तो डिस्कशन में पता चल ही जाएगा गलती है, गलती नहीं है, क्या है। ठीक, हम लोग पहले वो प्रयास करेगा बताने का कि ये गलती है, वो नहीं बता पाता तो हम लोग प्रयास करेंगे, देखो ये ऐसे ऐसे होता है। बहुत सारे उदाहरण देके, बहुत सारे लॉजिक देके, बहुत सारा, जैसे अभी ये बातें सारी मैंने आपको समझाई, है ना। और ये किताब भी पूरी इसी तरह से ही लिखी हुई है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ इसी लहजे में ये सब किताबें लिखी हुई है। ये कोई बहुत साहित्यिक नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि पढ़ने में मुश्किल होगी। ये उसी तरह से है, स्टेप बाय स्टेप। आपको एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी चीज समझ में आती चली जाएगी। तो ऐसे करके, तो ये सिंपली ये सिस्टम ऐसे आ जाना, इसमें सारे तरह के मॉडल है। शिक्षा कैसी होगी? शिक्षा आपके हिसाब की होगी, मतलब बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है, और कोई एग्जाम नहीं है उसमें। एक एग्जाम है कब? 15 साल के बाद। 15 साल पढ़ने के बाद एक बार एग्जाम है, वो भी क्या देखने के लिए कि आपकी रुचि किस क्षेत्र में है, ये देखने के लिए। ये नहीं कि आप किससे आगे किससे पीछे, आपकी रुचि किस क्षेत्र में कितने लेवल की है, ये देखने के लिए। समझ रहे हैं? एक बार हो गया तो फिर उसकी ट्रेनिंग, जो भी क्षेत्र आप चुनेंगे और उस क्षेत्र में जो भी आप सर्विस चुनेंगे उसकी ट्रेनिंग 5 साल की। उसके बाद एक बार और एग्जाम होगा, ये देखने के लिए कि उस क्षेत्र में आप कितनी दक्षता हासिल कर चुके, उसके हिसाब से आपकी अगले दिन से जॉब्स चालू। माने 25 साल के आप हो जाएंगे, 5 साल के पढ़ने बैठेंगे, 15 साल का जो है कॉमन एजुकेशन है। और कॉमन एजुकेशन में केवल उतना है जो हमें हर रोज काम आता है। ऐसा नहीं कि आप कॉस थीटा भी आप पढ़िए, साइन थीटा भी आप पढ़िए, नहीं। जैसे मैंने पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ा, लगभग 80 से 90% इतना ऐसा पढ़ा होगा जो मुझे आज तक कभी काम नहीं आया, कभी काम नहीं आया। और मुझे लगता भी नहीं कि मेरे कभी काम आया। वो मेरे किसी काम का नहीं है, वो मेरे सिर पर ऐसे ही बोझ था। और उसमें से मैं बहुत सारा भूल भी चुका हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं हुई कभी, तो भूल जाते, कब तक याद रखते। तो वो जो मैंने मेहनत की थी वो किस काम की, वो तो मुझ पर ऐसी बोझ रही ना। इसी दिमाग से मुझे जिसमें इंटरेस्ट था मैं उसमें और गहरे जा सकता था, मैं उसमें और टाइम दे सकता था, मैं आपको फिर और अच्छी सर्विस दे सकता था।
अगर आपको आपकी रुचि की एजुकेशन मिले, आपको आपकी रुचि का काम मिले, तो उसमें आप अपना 100% आउटपुट देंगे कि नहीं? तो इसका मतलब है कि 100% अच्छा प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं, प्रोडक्ट एंड सर्विस, तो वही तो लोगों को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि आज के समय में हमें अच्छी सर्विस भी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि आदमी को उसकी इच्छा का काम ही नहीं मिल रहा है। कुछ आता है करना, कुछ करना पड़ता है कुछ, और जैसे तैसे कर आके चला जाता है, फिर हमें वही उसी से काम चलाना पड़ता है सबको। समझ रहे हैं? मतलब हर चीज़ बदल रही है इसमें। अभी खाने में कितनी मिलावट होती है, दूध में कितनी मिलावट होती है कि नहीं? वही खरीदना पड़ता है, क्योंकि कहाँ से लाओगे? काहे के लिए लोग मिलावट करते हैं? पैसे के लिए। उस व्यवस्था में पैसा नहीं है तो कोई मिलावट होगी क्या? तो हमें शुद्ध खाना मिलेगा ना। तो यही जो अभी रोड पर वो कुछ भी बना के देते, क्योंकि उनकी ना तो ट्रेनिंग होती है, ना तो उन्हें पता होता है कितना मसाला मिलाना है, कितना क्या करना, वो बस ऐसे ही करते रहते हैं। उस समय ट्रेंड कुक होंगे और बढ़िया जगह में, मतलब एक पूरा एयर कंडीशनड जगह होगी, हर जगह वहाँ पे बैठ के बना रहे होंगे, और आपका बस मन करेगा आप खाली ऑर्डर कर दीजिए ऑनलाइन, आधे पौने घंटे जो भी उसका टाइम होगा उसके बाद चले जाइए, वहाँ बैठ के खाइए या वहाँ से ले आइए पैक करा के, घर खा लीजिए। कितना बढ़िया खाना मिलेगा आपको, सोचो। हर चीज़ शुद्ध मिलेगी नहीं? तो जब हर चीज़ शुद्ध मिलेगी और बढ़िया जगह में आप रह रहे होंगे, तो बीमार कितना पड़ेंगे? कम से कम बीमार पड़ेंगे ना। ज़्यादा से ज़्यादा खांसी जुकाम होगा, बस जो ये मौसम बदलता है, बस इससे ज़्यादा बीमारी हो सकती है क्या? ऊपर से हर साल आपकी पूरी बॉडी का चेकअप होगा, कि जरा भी कुछ पूरे साल में कुछ थोड़ा बहुत हो गया होगा तो वो पूरा चेकअप करके मालूम चल जाएगा, और डॉक्टर उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, दवाई ववाई जो भी उसको करके। आपको कभी भी उस सिस्टम में बड़ी वाली जो बीमारी है, लाइलाज बीमारी, उनके होने की संभावना ना के बराबर। रिसर्च एक से एक हो सकेंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे उस समय रिसर्च करने वाले, क्योंकि अभी तो पढ़ते ही थोड़े लोग हैं, तो मौका ही थोड़े लोगों को मिलता है। तो वहाँ सबको मौका मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिसर्च करने वाले होंगे। रिसर्च करने में कोई लिमिटेशन नहीं होगी। जैसे आज इसरो बोलता है कि भाई हमें जितनी रिसर्च करनी है उतना बजट आप देते नहीं, सरकार उतना बजट नहीं देती, तो वो जितना रिसर्च कर सकते हैं उतनी नहीं कर पाते, तो खोजें भी नहीं होती ज़्यादा। तो उस सिस्टम में खोजें भी ज़्यादा होंगी, तो आप सोचो कि मतलब हर चीज़ मैक्सिमम लेवल की होगी वहाँ पे, क्योंकि जो रुकावट थी वो हटा दी। तो इतने से बाकी सब किताब वगैरह हैं, इनके PDF सब फ्री हैं, ऑनलाइन आप ले सकते हैं, और ऑनलाइन ये किताबें भी आपको मिलती हैं। तो ये क्योंकि कागज़ की है, और ये कॉस्टिंग जो पब्लिशर्स हैं ऑनलाइन, ये उनकी है, हम लोग उनसे कुछ नहीं लेते, तो मिनिमम पे वो देते हैं आपको, जितना वो ले सकते हैं। तो इस तरह से बाकी चीज़ें आप इसमें वो कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत पड़े, कोई भी चीज़ समझने कुछ भी है, तो इन लोगों से फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, या इनको बोल सकते हैं कि भाई ऑनलाइन हमारे लिए ओपन मंच आप सेट कीजिए, हम वहाँ आके पूछेंगे और आप जवाब दीजिए। वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रिकॉर्ड भी हो जाएगा, ताकि दूसरे लोग भी, उनके भी वही सवाल होंगे तो उनको भी जवाब मिल जाएगा, है ना? तो अच्छा रहेगा। तो ये इस तरह का है। अब आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आप सर, आपको इसमें लगता हो कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछने का, तो आप पूछ सकते हैं।